स्वागत है। आज मैं आपको दो ध्रुवीयता का अंत जो इंटर क्लास का सेकंड चैप्टर है उस पर विस्तार से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि दो ध्रुवीयता का अंत जो है किस प्रकार से हुआ। क्योंकि पूरा विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था जो कहलाया शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के दौर की समाप्ति किस प्रकार हुई इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि शीत युद्ध का परिचय क्या है, वो हमने आपको बताया था। अब हम ये देखेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ। तो पहले हम देखते हैं इसका परिचय। बर्लिन की दीवार थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। बर्लिन एक शहर है जर्मनी का जहां पे 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई गई थी जिससे जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और ये दीवार जो है 1961 में बनी थी और इस दीवार को 9/11/1989 में गिरा दिया गया। ठीक, तो इसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में सामने आया। जब ये दीवार गिरी तो इधर के पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ और इस प्रकार से दो ध्रुवीयता के अंत का स्टार्ट हुआ। और आगे देखते हैं कि सोवियत प्रणाली के बारे में। सोवियत प्रणाली क्या है ये जानना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये जानोगे नहीं कि सोवियत प्रणाली है क्या तब तक आप उसके बारे में समझोगे कैसे, क्योंकि पाठ को समझना ही बहुत आवश्यक है। बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आप ये समझे कि सोवियत प्रणाली है क्या। तो 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति, जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य जिसे अंग्रेजी में यूएसएसआर भी कहते हैं अस्तित्व में आया। और समाजवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई। यानी कि जो रूसी क्रांति हुई उसका कारण यह था कि पूंजीवादी व्यवस्था वहां पर वो लोग नहीं चाहते थे, इसी वजह से सोवियत प्रणाली की स्थापना हुई। अब जानते हैं कि सोवियत प्रणाली का अर्थ क्या है। सोवियत प्रणाली का अर्थ भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये भी अवश्य ही आएगा कि सोवियत प्रणाली क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखिए, सोवियत प्रणाली, यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। फिर समझो, यह प्रणाली, सोवियत प्रणाली जो है समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। एक बात, सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया। जो पार्टी है उसकी संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया। इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी, जिसमें किसी दल विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि सोवियत प्रणाली जो है वो सारे समाज के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यानी कि सरकार साधन बनाएगी, उपलब्ध कराएगी, उस पर जो है समाज का अधिकार होगा, हर वर्ग के लिए उसको सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये प्रणाली जो है सोवियत प्रणाली कहलाई। और इसमें किसी दल या जाति या किसी उसका महत्व नहीं था। ये केवल पक्ष विपक्ष वाला मैटर नहीं था, केवल एक ही पक्ष की पार्टी थी, उसको ही शासन करना था। ठीक, तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। समाजवादी से मतलब यह है कि जो भी सरकार उत्पादन सुविधाएं दे रही है वो सभी समाज को मिलनी चाहिए, किसी वर्ग विशेष को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये आदर्शों और समाजवाद पर आधारित थी।
यानी कि इसका आदर्श जो था, प्रमुख आदर्श यही था कि हम सबकी भलाई करेंगे, समाज के हर हिस्से, हर वर्ग के साथ भलाई का कार्य किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के विरुद्ध। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि सोवियत प्रणाली जो है पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। पूंजीवादी व्यवस्था केवल अपना स्वार्थ देखती है। जैसे कि कोई भी कार्यक्रम चलता है, अगर मान लो कोई कार की फैक्ट्री है तो वो अपना अपना फायदा देखेगी, न कि जनता का। कोई भी मतलब पार्टी होती है, कोई भी उत्पादन के साधन होते हैं, अगर पूंजीवादी व्यवस्था में है तो वो निजी हित का होते हैं। वो अगर मैं कोई कार्यक्रम करूंगा तो उसमें मेरा हित होगा तो मैं उस कार्य को करूंगा। तो उसी प्रकार से सोवियत प्रणाली चाहती थी कि पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्ति मिलनी चाहिए, किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा न होकर के समाज को फायदा मिलना चाहिए। ठीक, अगला है कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व प्रदान किया गया। ठीक है, जो वहां की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी व्यवस्था थी, उसने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा सबके समाज के लिए और किसी वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि हम सभी के लिए भला चाहते हैं, सभी की भलाई करेंगे। समाज का हर वर्ग, नीचे से नीचे वर्ग को भी सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगला है सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। जो सोवियत प्रणाली थी तो वो संपत्ति थी, जो भी संपत्ति थी तो उस पर जो है राज्य का हक, यानी कि सोवियत संघ का ही हक था। ठीक है, जैसे कोई संपत्ति होती है तो उस पर स्वयं का हक था। जैसे हमारा अपना घर है, हमारा हक है, नहीं, वहां पर जो है सभी संपत्ति पर राज्य का हक था। ठीक, राज्य माने देश होता है। ठीक है, अगला सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ के पास जो है ऊर्जा के सभी संसाधन थे, जिसका उसने भरपूर उपयोग किया। अगला घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत थे। सोवियत संघ के अंदर जो है घरेलू उपभोग जो थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योग कार्यक्रम जो थे तो वो उन्नत अवस्था में थे। आज भी हमारे देश में कई उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में हैं, लेकिन पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। और उसी तरीके से लेकिन उस समय सोवियत प्रणाली के अंदर ये स्थिति बहुत अच्छी थी, उनके उद्योग धंधे बहुत बढ़िया थे। अब देखते हैं सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे, क्योंकि यहाँ एक बात समझने की है, अगर किसी व्यक्ति में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। अगर किसी व्यक्ति में अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी होती है। अगर ये प्रणाली अच्छी थी तो इसके अंदर कुछ दोष भी रहे होंगे, और वो दोष क्या थे ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आता है कि सोवियत प्रणाली के दोषों के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ सोवियत प्रणाली के दोष। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। नौकरशाही से मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से हमारे देश में डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो उसी वहां पर भी उन्हीं लोगों का वर्चस्व था। सारे कार्यक्रम जो है वो नौकरशाही करती है, तो वहां पर जो है सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का वर्चस्व था। ठीक, सत्तावादी हो गई। ठीक है, और ये जो नौकरशाही थी वो सत्तावादी हो गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो वो कहीं ना कहीं काम खराब जरूर करता है। तो इस प्रकार से जो है अफसरशाही जो थी, नौकरशाही सत्ता पक्ष पर जो ज्यादा विशेष महत्व देने लगी, और वो मतलब परेशानी का कारण बनी, और जन साधारण का जीवन कठिन होता चला गया। जन साधारण से मतलब ये है कि समाज के वर्ग जो सुविधाएं बनाई गई थी वो सुविधाएं वो उनको ना पहुंच करके उनकी परेशानी के कारण बन गए। जो योजनाएं, कुछ योजनाएं बनाई और नौकरशाही ने जो परेशानी का कारण बनी। अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का एक दल और कठोर शासन था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सोवियत संघ में केवल एक दलीय थी। जैसे हमारे देश में बहुदलीय समाज प्रणाली है, हमारे देश के अंदर जो है कई दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वहां पर
केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट, और उसने बहुत कठोर शासन बना रखे थे और उन शासन से जनता भी परेशान हो गई। क्योंकि अभी आपके ऊपर अगर कोई कठोर शासन लगा दिया जाए कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप जो है दिक्कत में पड़ेंगे और आप घर में पड़े पड़े भी दिक्कत आपको महसूस होगी। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा कि घर में रहने पर कितना कठोर जीवन लग रहा था हम लोगों का, है नहीं? समझ गए कठोर शब्द से? अब ये दल जनसाधारण के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। मतलब इस दल की विशेष बात ये थी, ये जनसाधारण के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। जिस प्रकार से हमारे देश में प्रणाली है, शासन प्रणाली, कि हम किसी को जिता करके भेजते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे प्रति होती है, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसी जनता के प्रति नहीं थी। और 15 गणराज्यों में रूस का महत्व था। जो सोवियत प्रणाली थी उसमें 15 देश थे और उन 15 देशों में रूस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? रूस को। और बाकी 14 देश जो थे उनकी अवहेलना की गई। बाकी 14 देश थे उनकी अवहेलना की गई। अब आप ये मान लीजिए, अगर आपके घर में 6 लोग हैं और 6 में किसी एक को महत्व दिया जाए तो 5 लोग जो हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना जाग जाएगी कि ये फायदा इन्हीं के लिए हो रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है। तो वही बात जो है इस प्रणाली का ये प्रमुख दोष था कि जब इस प्रणाली में 15 थे तो 15 को ही समान अधिकार मिलना चाहिए, न कि रूस के लिए। और 14 के अंदर उनकी स्थिति भी खराब होती चली गई और उनको दिक्कत भी बढ़ती चली गई कि हमारी अवहेलना की जा रही है, हमें ज्यादा सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। और सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च किया। अब एक बात समझने की है, जब 2 ध्रुवीयता का दौर चल रहा था तो उस समय सोवियत प्रणाली ने अपनी आय का, यानी कि देश की आय का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है किसमें खर्च किया? हथियार खरीदने में खर्च किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता को भी परेशानी उठानी पड़ी। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपने घर में इस्तेमाल करे, ना कि ऐसी चीजों में इस्तेमाल करे जो कि काम की नहीं है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो हथियारों में ही खर्च करा, और वो भी इसलिए कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो ये शीत युद्ध मतलब सोवियत प्रणाली का भी प्रमुख दोष रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा।